Hello everyone. In today's lecture, we will study some topics of strength of material for strength, force, types of forces, stress, types of stresses, strain, types of strains, Poisson ratio, Hooke's law, and so on. So first of all, the topic is strength. What is the definition of strength? The strength of a material may be defined as the maximum resistance which a material can offer to the externally applied force. It means किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी कि किसी मटेरियल पे अगर हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड करते हैं तो मटेरियल कितना, अब देखिए फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन इनिशियली तो डिफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ लिमिट तक मटेरियल क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसी भी चेंजेस का। तो जितना ज़्यादा मटेरियल रेजिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो दो मटेरियल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, तो मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? देखिए मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट देयर इज़ नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये मटेरियल बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है चेंजेस का, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अब सेकेंड रबर है, मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई किया, देखिए कितना चेंजेस आ गया है। इसका मतलब ये मटेरियल कम रजिस्ट कर रहा है चेंजेस का, इसका इस तो सो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ही वीक है, बहुत ही कम स्ट्रेंथ है इसकी। सेकेंड, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस, थ्री टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज टेंसाइल फोर्स, कि अगर ये बॉडी है और इसमें इस तरह का फोर्सेस लगे, पुल फोर्स, तो दिस फोर्स इज टेंसाइल फोर्स। और ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एक ही मटेरियल पे। कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, दिस इज ए बॉडी और कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसको कंप्रेस करे, यानी कि इसको ऐसे कंप्रेस करे, तो दिस फोर्स इज कंप्रेसिव फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन अगेन यहाँ पे भी आपकी सेम है। द थर्ड फोर्स इज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स में दो एग्जांपल्स है, एग्जांपल ए, एग्जांपल बी। इसमें लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स शुड बी डिफरेंट। जैसे अगर एक बॉडी है ये, मैं यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। एक फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो इस तरह के फोर्सेस जिसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस शुड बी डिफरेंट, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज शेयर फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, कि हमने एक बॉडी लिया, दिस इज बॉडी ए, एक बॉडी और लिया, दिस इज बॉडी बी, और इसको रिविट से ज्वाइन कर दिया, रिविट से कर दिया या फिर वेल्ड भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया। तो दोनों बॉडी को हमने ज्वाइन कर दिया, कि दो बॉडी लिया हमने, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, और इन दोनों बॉडी को ऐसे रखा, ठीक है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। या तो हमने वेल्डिंग कर दिया या फिर इसमें एक होल करके रिविट डाला और हैमर से स्ट्राइक करके उसको ज्वाइन कर दिया। तो अब ये दो बॉडी इस तरीके की होगी। अब इस बॉडी ए पे हमने पी फोर्स लगाया, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी हुआ, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। बॉडी बी पे यहाँ पे पी फोर्स लगा रहे हैं, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द दिस फोर्स। क्या ये दोनों जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये क्या है आपका, डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज शेयर फोर्स। तो ये क्लियर हो गया। टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, बट इन शेयर फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। तो इट इज क्लियर, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेस? व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ए बॉडी। सपोज वी हैव ए बॉडी, ये बॉडी है और इसमें हम पी फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? टेंसाइल फोर्स। दिस इज ए टेंसाइल फोर्स, पुलिंग फोर्स है, तो दिस इज ए। तो व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ए बॉडी देन द बॉडी ऑफर्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू दीज फोर्सेस। कि जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे, तो जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे, कुछ लिमिट तक नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं टू दीज फोर्सेस, उस फोर्सेस के अगेंस्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसी फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुए हैं पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इसको वापस समझ लेते हैं। सपोज ये आपकी बॉडी है, वी हैव ए बॉडी एंड वी आर अप्लाइंग ए टेंसाइल फोर्स। देखिए इस लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो टेंसाइल फोर्स है, पुलिंग फोर्स है। अब जब मैं फोर्स पी अप्लाई कर रहा हूं तो व्हेन
सम एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड टू ए बॉडी, इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, द बॉडी विल डिफॉर्म, डिफॉर्मेशन होगा, इस बॉडी में क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने से डिफॉर्मेशन होगा, बट इनिशियली द बॉडी विल रजिस्ट दिस डिफॉर्मेशन, यानी कि ये बॉडी क्या करेगी, रजिस्ट करेगी उस डिफॉर्मेशन का, उस चेंजेस का। तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाते हैं। अब मैं इसको समझता हूँ कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कैसे डेवलप होते हैं। सपोज करो मैंने इसको एक क्रॉस सेक्शन लिया एम और एन, ठीक है, बीच में, और मैंने इसको कट किया, इमेजिन कर रहा हूँ, कट एक्चुअल में नहीं किया है, इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज इमेजिनेशन। तो दिस इज द लेफ्ट पोर्शन और दिस इज द राइट पोर्शन, यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ इस लेफ्ट पोर्शन में पी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो जितना फोर्स ये पी लग रहा होगा अपोजिट में भी फोर्सेस लग रहे होंगे, तभी तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि अगर पी फोर्स में लगा रहा हूँ तो अपोजिट में रेजिस्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, इधर पी फोर्स लग रहा है तो अपोजिट में क्या हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और न्यूमेरिकली दिस रेजिस्टिव फोर्स किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के, यानी कि R इज इक्वल टू P, ठीक है। तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्ट्रेस। नेक्स्ट, तो दिस रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, सिग्मा इक्वल टू R बाई A, यानी कि दिस इज R बाई A, ठीक है। और न्यूमेरिकली ये R किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के, P के, P बाई A। तो दिस P बाई A इज नोन एज स्ट्रेस। यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सा एरिया, विच एरिया वी विल टेक। आपने स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, और न्यूमेरिकली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बट विच अप्लाइड, विच एरिया, ये कौन सा एरिया है। इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। सपोज करिए मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, मैं इसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा हुआ, ये वाला डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा हुआ, दिस वन, यानी कि एक्स एक्सिस। अगर ये दिस इज एक्स एक्सिस, तो मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा किया। अब देखिए ये ब्रेक हुआ, तो किस प्लेन पे ब्रेक हुआ, ये किस प्लेन पे ब्रेक हुआ, दिस इज माई एक्स एक्सिस। क्या ये एक्स एक्सिस में ब्रेक हुआ, नहीं, ये एक्स में ब्रेक नहीं हुआ, ये किस में ब्रेक हुआ, वाई प्लेन में, वाई प्लेन में। इट इज क्लियर। अब ये वाई प्लेन में अगर ब्रेक हो रहा है तो कैसे हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरिया कौन सा होगा स्ट्रेस में, जिस प्लेन पे आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्लेन पे यहाँ से ब्रेक हुआ, मेरे फोर्स की डायरेक्शन तो ये थी, बट ये ब्रेक हुआ इसमें। अगर ये सर्कुलर है, ये बॉडी कैसी है, सर्कुलर है, अगर इसका डायमीटर डी हो, डी, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जिस पे स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो एरिया कैसे होगा, अगर सर्कुलर बॉडी है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। और अगर एरिया सपोज करो ये सर्कुलर नहीं होता, ये स्क्वायर होता, ऐसे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है इसका ऐसा, तो ये ए, दिस ए, तो एरिया क्या हो जाता, ए स्क्वायर। और अगर ये रेक्टेंगुलर होता, ये बॉडी ये ऐसे इस शेप की होती, तो इस शेप की क्रॉस सेक्शन ऐसा होता, तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो एरिया क्या हो जाता, ए इंटू बी। तो इस मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कब होगी, व्हेन द फोर्स इज टेंसाइल। देखिए पुलिंग फोर्स है, ये बॉडी है, पुल कर रहे हैं हम इसको इस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, तो दिस स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन द फोर्स इज टेंसाइल द स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो सिग्मा टी, टेंसाइल स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। टी रिप्रेजेंट फॉर टेंसाइल, सिग्मा टी सफिक्स टी इक्वल टू, फार्मूला तो आपका यही था सेम, पी बाई ए, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टिव फोर्स इज न्यूमेरिकल इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, पी बाई ए। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स द बॉडी ब्रेक्स और फेल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट्स वाई द स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए ये बॉडी थी, मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया,
ठीक है। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, ये किस प्लेन पे ब्रेक हुआ, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, यानी कि मेरा फोर्स ऐसे लगाया मैंने एक्स में, लेकिन एक्स में तो ब्रेक नहीं हुआ, ये वाई में ब्रेक हुआ। तो जब ये वाई में ब्रेक हो रहा है तो अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स द बॉडी ब्रेक्स, यानी कि बॉडी ब्रेक हुई इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में ब्रेक नहीं हुआ, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं, परपेंडिकुलर और नॉर्मल, टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। परपेंडिकुलर किससे, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स से, यानी कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये ब्रेक हुआ है परपेंडिकुलर। दैट्स वाई द स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। इसी वजह से हम इस स्ट्रेस को, जो टेंसाइल स्ट्रेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज द स्ट्रेस यानी कि द बॉडी फेल्स परपेंडिकुलर, द बॉडी फेल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दैट्स वाई दिस स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। तो क्लियर हो गया होगा नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कहते हैं हम इसको। सेकंड, अब हम समझते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है। कंप्रेसिव स्ट्रेस कब होगा, व्हेन द फोर्स इज कंप्रेसिव, दिस द बॉडी, द फोर्स इज कंप्रेसिव फोर्स। तो सिग्मा, अब देखिए स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, सिग्मा से। यहाँ पे भी टेंसाइल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा, टी, टी फॉर टेंसाइल, सी फॉर कंप्रेसिव, इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए डिफाइन करिए स्ट्रेस की डेफिनेशन, तो आप डायरेक्ट ये मत बोलिए कि स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉट, इट्स नॉट फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि दिस रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि R बाई ए, बट न्यूमेरिकली दिस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स P बाई ए। तो दिस इज स्ट्रेस। तो अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, अब देखिए सपोज करो कि मेरी एक बॉडी है, या सपोज करो आपके घर में पिलर्स होते हैं, तो पिलर पे लोड किस तरह का होता है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर से कोई भी फोर्स लग रहा है या वेट है ऊपर, तो P, और नीचे से रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह का फोर्स होता है। अब ये देखिएगा जो पिलर है, अगर कभी इन फ्यूचर अगर ये ब्रेक होता है, तो क्या ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा कि दो पीस में ऐसे पिलर ब्रेक हो जाए कि ये और ये इस तरह से, नहीं, ये ऐसे कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अगर इसमें फेल होगा तो ये ऐसे होगा कि ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, अंडर कंप्रेसिव, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, दिस वन, और ये क्या हुआ उसका परपेंडिकुलर। तो इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी हम, क्योंकि परपेंडिकुलर सेम टेंसाइल स्ट्रेस की तरह, इसलिए इसको भी हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स द बॉडी ब्रेक्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर। द बॉडी में जो फेलियर होगा किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। द बॉडी फेल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, यानी कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन फेलियर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, इसलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। नॉर्मल क्यों, क्योंकि इसमें फेलियर किस में हो रहा है, नॉर्मल में। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर आल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि टेंसाइल में भी आपका फेलियर परपेंडिकुलर हो रहा है, कंप्रेसिव में भी आपका फेलियर परपेंडिकुलर हो रहा है। दैट्स वाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, बोथ स्ट्रेसेस आर आल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम शेयर स्ट्रेस समझेंगे। व्हाट इज शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस में क्या होगा, आप, मैंने पहले ही आपको बता दिया था शेयर फोर्स। शेयर फोर्स में क्या होता है कि वी हैव ए बॉडी ए, सपोज करो ये दूसरी बॉडी है, बॉडी बी, ठीक है। तो इस पे मैंने यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई किया, बॉडी बी पे यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई किया। इसकी लाइन ऑफ एक्शन, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस द लाइन ऑफ एक्शन दिस फोर्स। क्या इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन एज शेयर फोर्स। तो स्ट्रेस डेवलप इज नॉन एज शेयर स्ट्रेस। अब देखिए, सपोज करो इस तरह का कोई एग्जांपल है, तो आप इमेजिन करिए कि किस प्लेन पे ये फेलियर होगा। क्या ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये, यानी कि अगर ये एक्स डायरेक्शन है, तो क्या ये वाई में फेल होगा ऐसे, नहीं, ये वाई में फेल नहीं होने का। ये किस प्लेन में फेल होगा, ये इसी प्लेन में फेल होगा, यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक होगा ये, यहाँ से। तो ये किसके पैरेलल है, फोर्स के पैरेलल हुआ, नहीं हुआ, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन की ही पैरेलल है। अब देखिए, अगर हमने दो बॉडी अगर ली है, सपोज अगर दो बॉडी ली और ऐसे रखा, ठीक है,
दो बॉडी को ले ली और हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से, या तो वेल्डिंग कर दिया या फिर हमने क्या किया, इसमें एक होल करके इसमें रिविट से इसको ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूँ इस पे इस डायरेक्शन में और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में, तो ये आप करके देखिएगा, आपको लगेगा जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसको ये इधर से खींचेगा, जिसको इधर खींचेगा, तो ये फेलियर होगा कहाँ, ये फेलियर यहाँ पे होगा, इसी प्लेन पे, यहीं पे। तो ये क्या किसके पैरेलल है, ये उसी फोर्स के पैरेलल है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी थी ये, और फेलियर की डायरेक्शन सेम है, सेम एक्स में फोर्स लग रहे हैं और फेलियर भी एक्स में ही हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको एक अलग नाम दिया गया शेयर स्ट्रेस, इसको अलग सिंबल भी दिया गया है टाउ। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया था, सिग्मा, क्योंकि वो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस था। तो शेयर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टाउ। तो शेयर स्ट्रेस क्या है, टाउ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम कि भाई रेस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, रेस्टिव फोर्स किसकी इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के, पी बाई ये, एरिया कौन सा होगा, जिस प्लेन पे आपका, जिस एरिया पे आपका स्ट्रेस डेवलप है। तो अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, फोर्स कैसा है, शेयर है, तो अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स द मटेरियल और बॉडी ब्रेक्स, द मटेरियल और बॉडी ब्रेक्स किस डायरेक्शन में होगा, पैरेलल, पैरेलल को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि मटेरियल फेल्स इन डायरेक्शन पैरेलल, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसके क्या हो रहा है, पैरेलल, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये है और फेलियर भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में ही, तो पैरेलल हो रहा है, यानी कि टेंजेंशियल। दैट्स वाई शेयर स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि हम पैरेलल क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल, तो इसी वजह से शेयर स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शेयर स्ट्रेस और आपका टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल प्लेन में फेलियर हो रहा है, और शेयर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कह रहे हैं बिकॉज इसमें फेलियर पैरेलल हो रहा है, और पैरेलल या फिर टेंजेंशियल फेलियर है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं, व्हाट इज स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड as the change in length per unit length. It is the first definition. It is defined as the change in length per unit length. Change in length कब होगा, जब आप अप्लाइड फोर्स, कोई एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो उसमें चेंजेस होंगे लेंथ में, तो दिस चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, या सेकेंड डेफिनेशन इज, और इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जब कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड करेंगे किसी बॉडी पे, तो जो चेंज आएगा लेंथ में और अपॉन टू द उसका रेशियो निकालेंगे, उसे डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, तो दिस रेशियो इज नोन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। सपोज करो, अब देखिए स्ट्रेन डेल्टा एल क्या, चेंज इन लेंथ, एल क्या, ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए डेल्टा एल की यूनिट क्या होगी, मीटर, एमएम या सेमी, लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेम, मीटर, एमएम, सेमी, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, मीटर अपॉन मीटर, तो इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस। तो there are three types of strengths because we know that forces, we have three types of forces, tensile force, compressive force and shear force. So there are three types of strengths also. The first strain is tensile strain. So tensile strain कब होगा, when the force is tensile. तो देखिए ये बॉडी है, we have a body, its original length is L. If we applied some external force to this body, what will happen? तो जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर टेंसाइल फोर्स है तो उसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है बॉडी की, एल, तो सपोज करो उसकी लेंथ इंक्रीज होके कितना हो गया, डेल्टा एल, अप्लाइड फोर्स इज पी, तो इसको ई, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को, और टी फॉर टेंसाइल इक्वल टू चेंज इन लेंथ, कितना चेंज इन लेंथ हुआ, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल इज योर strain. Which strain? Tensile strain. Second, compressive strain. तो compressive में क्या होगा, when the force is compressive, this is the body, the force is compressive. जब compressive होगा, its original length is L, तो क्या करेगा ये, इसकी लेंथ को डिक्रीज करेगा। तो सपोज दिस इज द बॉडी, इट्स लेंथ इज एल, और अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया तो उसकी लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सपोज करो दिस डिक्रीमेंट इज लेंथ इज डेल्टा एल, तो स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, यानी कि डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, जो भी इसमें डिक्रीमेंट इन लेंथ हुआ है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ई और सी फॉर कंप्रेसिव, तो दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेन।
अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन हो गया आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया, अब वी विल स्टडी शेयर स्ट्रेन। अब देखिए शेयर स्ट्रेन को थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा इसको। सपोज देखिए मेरे पास एक बॉडी है, वी हैव ए बॉडी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, और मैं इस बॉडी को सपोज करो ए बी को फिक्स कर दूँ, यहाँ पे हमने ए बी को फिक्स कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी पे एक फोर्स अप्लाई करूँ, पी फोर्स यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ये कुछ बॉडी ये वाला एंड इधर जाने की कोशिश करेगा, ये वाला सी डी पोर्शन इधर जाने की कोशिश करेगा, ये तो फिक्स है, तो यानी कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सी पॉइंट सी डैश पे आ जाएगा, डी पॉइंट डी डैश पे आ जाएगा। सपोज करो जितना ये टिल्ट हुआ है ये वाला पार्ट, यानी कि जो डी और बी था, अब ये क्या हो गया, डी डैश बी हो गया, तो दिस इज फाई एंगल शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस डायग्राम में, सेम ये डायग्राम है, तो सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है, एल है, एल इज द लेंथ, और ये आपका डेल्टा एल है, दिस इज डेल्टा एल, ठीक है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, यानी कि कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ है, ये डी पॉइंट डी डैश पे जाने में कितना शिफ्ट हुआ। और देखिए ये इतना आसान नहीं होता है इसको शिफ्ट करना, क्योंकि जैसे बॉडी है और अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ ऐसे ऐसे और नीचे से फिक्स कर दो, तो इसको शिफ्ट करना इतना ईजी नहीं होगा कि जैसे बॉडी है और मैं यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई करूँ और ये इसको अगर ये पॉइंट फिक्स कर दूँ तो इसको शिफ्ट करना इतना इजी नहीं होगा। तो सपोज करो ये लेंथ एल है और ये शिफ्ट हो गया डी से डी डैश में जो गया है ये डेल्टा एल है, तो यहाँ पे देखिएगा tan फाई इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू डी डी डैश, यानी कि ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो डी डी डैश अपॉन डी बी, तो tan फाई इक्वल टू डी डी डैश क्या है आपका डेल्टा एल, और ये क्या है आपका एल। इफ फाई इज वेरी स्मॉल, अगर ये फाई बहुत स्मॉल है तो tan फाई क्या होता था आपका, फाई होता था, ठीक है, अगर फाई इज वेरी स्मॉल तो tan फाई इक्वल टू फाई, ये आपका होता था। जैसे देखिएगा अगर ये एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल बना लेता हूँ, और ये एंगल ऑफ फाई, ठीक है, अगर फाई जितना कम होगा यानी कि ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और ये हाइट हो गया, तो जितना फाई कम होगा, जैसे एक ट्राइंगल है इसमें फाई बहुत ज़्यादा है, फाई की वैल्यू ज़्यादा है, तो फाई की वैल्यू ज़्यादा है, और जितना फाई कम होगा उतना ही ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये कम होता जाएगा तो दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगा। और tan फाई क्या होगा आपका, tan फाई क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, tan फाई जितना कम होगा तो tan फाई को हम क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं tan फाई इक्वल टू फाई, ठीक है, तो tan फाई इक्वल टू फाई, तो यानी कि फाई tan फाई को हमने फाई लिखा, फाई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और फाई क्या होता है, फाई को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। यानी कि देखिए आपने जो टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन पढ़ा था, तो टेंसाइल स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ई से, स्मॉल ई से, और क्योंकि शेयर स्ट्रेन एक डिफरेंट स्ट्रेन होता है इसलिए उसको रिप्रेजेंट किया गया एक नए सिंबल से, फाई से। फार्मूला सब में सेम है, डेल्टा एल अपॉन एल तीनों स्ट्रेन में, तो दिस इज योर शेयर स्ट्रेन। नाउ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे, तो इसमें सिर्फ इतना ही करेंगे। इस वाले लेक्चर्स में हमारा क्या स्टडी किया हमने, स्ट्रेंथ, फिर हमने स्टडी किया है स्ट्रेस, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, फिर हमने स्टडी किया स्ट्रेन, और फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर स्टडी करते हैं।